दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत की तमाम नई जानकारियां, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे नई तकनीक के बारे में, इसके अलावा मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से और साथ ही जानकारी देंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष रूप से किसानों पर केंद्रित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। इन दिनों हमारे किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी में लगे हैं, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन हमारे किसानों को प्राप्त हो सकेगा। आइए आपको लिए चलते हैं कृषि मंत्रालय में मौजूद हमारे डीडी किसान के स्टूडियो में, जहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस.सी. दुबे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को खरीफ की फसलों की बुआई से पहले की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी जैसे मानसून कुछ इलाकों में आ गया है, कुछ इलाकों में आने वाला है, और जो किसान भाई धान की पौध डाल चुके होंगे वो धान की रुपाई करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि दोनों परिस्थितियों में जो रुपाई करने वाले हैं या जो खेत की तैयारी कर रहे हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि उनको हाथ से खरपतवार निकालने में जो बाद में सुविधा होती है उससे छुटकारा मिलेगा। यानी खेतों को, खेत के मेड़ों को खरपतवार मुक्त अवश्य रखें। दूसरे, वो धान की फसल की अगर रुपाई करते हैं तो उस समय वो मिट्टी की जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय ही गोबर की या कार्बनिक खादों का प्रयोग जो है खेत में कर लें, क्योंकि बाद में रुपाई करने के बाद उसमें डालने में असुविधा होती है, और वो जब पलेवा लगाएंगे तो उसके पोषक तत्वों का भी संचार अच्छी तरह से हो जाता है, और जो कुछ सड़े गले कम होते हैं वो अच्छी तरह से सड़ जाते हैं। जो जहाँ तक बात है, उनको हमेशा भी जो सड़ी गली गोबर की कार्बनिक खादों का ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरी, इस समय किसान भाई मूंग और उड़द की फसल बहुतायत लगाते हैं, तो मूंग और उड़द की फसलों में वो ध्यान दें कि बीज उपचार करके अवश्य लगाएं। और बीज उपचार के लिए कीटनाशी में आता है इमिडाक्लोरोपीड थाइमेथॉक्साम आता है, उसको किसी भी फफूंदनाशी जैसे कार्बेंडाजिम के साथ या थिरम के साथ मिला करके ही व्यवहार करें। और उसके लिए वह निकट के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय ICR के संस्थानों से सलाह लें कि उनके क्षेत्रों में कौन सी दवाएं उपयुक्त हैं। और बीज उपचार करके लगाने से क्या होता है, मूंग और उड़द में जो पीला चित्रा रोग लगता है, यानी मुजैक कहते हैं, जिससे आप देखेंगे पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो करीब 20 से 22 दिन तक बीज उपचारित कर देंगे तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है रोग का। और फिर एक बार किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव कर देंगे तो केवल 21 से 25 दिन के बाद तो फिर उनको दवा का कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पीला चित्री रोग का प्रकोप खेत में बहुत कम होता है। तो मैं बार बार ये किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि बीज को उपचारित करके ही लगाएं। जो भी अगर उनको नहीं पता है किस फसल के में लिए कौन सी दवा का उपयोग करेंगे, तो वो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम करीब 1 से 1.25 ग्राम और थीरम 1 से 1.25 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शुष्क बीज उपचार करके ही लगाएं जो है। अन्यथा वो अपने क्षेत्र में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र या कोई भी ICR का संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय है, उससे सलाह ले सकते हैं कि किस फसल के लिए कौन सी दवा का उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाएगा। तो आज का जो मूल मंत्र किसान भाई, बीज को उपचारित करके लगाएं, खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें और समय पर खेत की फसलों की बुआई करें, क्योंकि समय से बुआई नहीं करेंगे तो उनके उपज में जो उनकी उम्मीद होगी उसके अनुसार उनका उत्पादन नहीं होगा। तो ये 2-3 बातों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आज।
मेंथा एक औषधीय फसल है जिसके तेल की अच्छी कीमत हमारे किसान बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर में हमारे किसान पारंपरिक फसलों के साथ ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहते हैं जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके और मेंथा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन कैसे हमारे किसान इससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल खेती में कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेंथा की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में की जाती है। मेंथा एक वर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। पूरी दुनिया में मेंथा से निकले मेंथोल तेल की खपत लगभग 9,500 मीट्रिक टन है। मेंथा तेल के उत्पादन में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 है। केंद्रीय औषधीय सगंध पौधा संस्थान मेंथा की खेती पर लगातार शोध कर रहा है। मेंथा की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, भूमि का भुरभुरा होना भी जरूरी है, जिससे खेतों में वायु संचार बना रहे। मेंथा की वृद्धि के लिए वर्षा जरूरी है। मेंथा की रुपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय खेत में 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालने से उपज अच्छी मिलती है। मेंथा के तेल का उपयोग दवाइयां बनाने, सौंदर्य प्रसाधनों, पेय पदार्थों, सुगंध के लिए किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की मेंथा फसल से 150 किलोग्राम तेल निकलता है। बेहतर फसल प्रबंधन यानी समय से रुपाई, सिंचाई और उर्वरकों के सही इस्तेमाल से मेंथा की खेती की जाए तो मात्रा 250 से 300 किलोग्राम तक हो जाती है। इसके लिए नई तकनीक से बना आसवान संयंत्र अधिक लाभप्रद है। अब किसान पूरी तकनीकों को छोड़ नई आसवान निधि को अपनाकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। नई आसवान संयंत्र की टंकी छोटी है, इसमें ईंधन कम लगता है। इस आधुनिक तकनीक से तेल जल्दी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मेंथा का तेल निकालने से पहले मेंथा को कटाई के बाद संयंत्र में ले जाते हैं। फिर कटे हुए मेंथा को कुछ समय के लिए फैला देते हैं। इससे इसकी पत्तियां कुछ पीली पड़ जाती हैं और फसल का वजन भी कुछ कम हो जाता है। इसके बाद इसे डिस्टिलेशन संयंत्र में भरकर इसे गर्म करते हैं। इस प्रकार गर्मी पाकर मेंथा से जलवाष्प तेल एक टैंक में एकत्रित होता है। बचे अवशेष यानी जिंगरा को बाद में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मेंथा की कटाई के 15 से 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दे। समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे ताकि समय से कीट रोग प्रबंधन किया जा सके। किसान भाई अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आधुनिक तरीकों से मेंथा की खेती करें तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम
ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कामयाबी हासिल की है और एक नई राह तलाशी है। इन किसानों को देखकर अन्य किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आइए आज मुलाकात करवाते हैं आपकी ऐसे ही किसान से कृषि स्टार्टअप में। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद
जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, प्रपोलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल है। मोम जो हमारा निकलता है उससे बनाते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती से हम के बाद जो मोम बचता है उससे हम साबुन बना लेते हैं। फिर मोम से हम क्रीम बनाते हैं। तो ये 3 उत्पाद हमारे केवल मोम के हो गए। उसके बाद हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है पोलन। पोलन को हमारे पास ड्रायर है हमारे लेबोरेटरी में, तो ड्रायर में हम पोलन को सुखा के उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करके उसको बाजार में हाईली रिच प्रोटीन डाइट की तरह हम उसको बेच सकते हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। छोटी छोटी मशीनें लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर मैं खुद अपने रख लिया और मैं उस पर खुद ही टेस्टिंग करने लगा। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। कॉम्ब हनी एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा छत्ता होता है मधुमक्खी द्वारा बनाया हुआ, उसमें पूर्णतः मधुमक्खी पूरा शहद भरती है और भरने के बाद जब उस पर पूर्णतः एक मोम की परत जम जाती है तो उससे हम कॉम्ब हनी बोलते हैं। अब उसको हमें एक शेप देना होता है, या तो पूरा फ्रेम दें, फुल फ्रेम बोलें या हाफ फ्रेम बोलें, या तो हम एक छोटा सा बॉक्स आता है उसको भी लगा सकते हैं। ये निकलने के बाद जब हम बक्से में शहद तैयार हो जाता है, उसको हम मशीन द्वारा शहद निकालते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेते हैं और इसको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज में लगाने के बाद इसका डिमांड ज़्यादातर होटल से होते हैं, होटल्स में डिमांड होते हैं, ज़्यादातर इसके पार्टीज में डिमांड होती है इसकी। इसे लाइक च्युइंगम हम खा सकते हैं इसमें, क्योंकि पूरा शहद जमा होता है और हमें इसे कट करना है और सीधे हमें इसे च्युइंग करके दांतों से च्युइंग करके हमें इसे खाना है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर किसान केंद्रित हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताने वाले हैं उस योजना के बारे में जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जी हाँ, सही समझे आप। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कई बार हमारे किसानों को कई अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए एक सच्चे दोस्त की तरह काम आती है। तो आइए जानते हैं कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ हो रहा है और कैसे इससे उनको मदद हो रही है। देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज कृषि दर्शन के माध्यम से जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इनसे हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद भी मिलती है।
इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।